नमस्कार, मैं हूं कल्पिता। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, कई बार हमें बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाती है। क्या करें, क्या ना करें, ये सवाल हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तो इसी कंफ्यूजन से क्लियरिटी की ओर ले जाने वाला हमारा ये कार्यक्रम, जिसका नाम है क्या करें, क्या ना करें। आज हम बात करने वाले हैं लाइफस्टाइल और आयुर्वेदा की। इसी बारे में बात करने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर और वेलनेस कंसल्टेंट डॉक्टर प्रेम जोशी जी। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, जब भी आयुर्वेदा की बात आती है तो 3 दोषों के बारे में बात की जाती है, वात, पित्त और कफ। तो इनके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? वात, पित्त, कफ ये आयुर्वेद की चिकित्सा के एक आधार स्तंभ है। से हमें पता है आयुर्वेद के हिसाब से ये पूरी सृष्टि की जो रचना हुई है वो 5 महाभूतों से हुई है, जिसे हम 5 बेसिक एलिमेंट्स कहते हैं जी। पृथ्वी है, फिर जल है, फिर तेज या अग्नि है, वायु और आकाश। ये हर चीज में जो भी हम देख रहे हैं, जीवित या स्थिर जो भी चीजें हैं, इंसान हो गया, पहाड़ हो गए, नदी हो गई, ये सब चीज इन 5 महाभूतों से ही बनी है। ऐसा नहीं है कि किसी में 1 या 2 महाभूत से बनी है। हर एक चीज में 5 महाभूत अवश्य रूप से उपस्थित है जी। लेकिन फर्क पड़ता है कि उनके कॉम्बिनेशन में, किसमें पृथ्वी ज्यादा है, किसमें तेज ज्यादा है, किसमें जल ज्यादा है, लेकिन 5 महाभूत होंगे अवश्य रूप से। इन्हीं 5 महाभूत में से फिर और डाइवर्ट हुआ है 3 दोष की तरफ, जिसे हम कहते हैं वात, पित्त और कफ। जैसे वात जो बना है वो वायु और आकाश इन महाभूत से बना है जी। पित्त जो बना है वो अग्नि और जल से बना हुआ है, और कफ जो है वो पृथ्वी और जल से बना है। फिर भी मैं कहूंगा कि लेकिन फिर तीनों महाभूत, तीनों दोषों में 5 महाभूत रहते हैं, पर प्रधान में 2 दोष है। इसके ऊपर ही पूरे शरीर और उसके रोग और आरोग्य ये समाहित होता है। सर, आयुर्वेद में ऐसी क्या लाइफस्टाइल बताई गई है जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं? आयुर्वेद में एक्चुअली लाइफस्टाइल के बारे में इतना डिटेल बताया गया है, जैसे हमें दिनचर्या बताई गई है, ऋतुचर्या बताई गई है, खान पान के बारे में बहुत से डिटेल बताए गए हैं, जो एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने में और एक बीमार व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य वापस प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो आपने अभी दिनचर्या और ऋतुचर्या के बारे में बताया, तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? दिनचर्या और ऋतुचर्या ऐसा है कि दिन के हिसाब से या दिन के डिफरेंट पार्ट में या ऋतु के हिसाब से हमें कैसा खान पान या कैसे रहन सहन करना है, उसमें आहार और विहार दोनों आ जाता है। आहार मतलब खाना क्या करना है, और विहार मतलब एक्टिविटी किस तरह से जी। तो पहले हम दिनचर्या करेंगे। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, उसी तरह से दिन को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। जैसे सुबह का जो समय होता है वो होता है कफ का काल। उस समय कफ की प्राधान्य रहती है शरीर में। जो दोपहर का काल होता है उस समय पित्त की प्रधानता रहती है, और जो शाम का जो समय होता है उस समय वात की प्रधानता रहती है। इसी तरह से अगर हम दिन को लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आयुष्य में भी उसी तरह से बचपन में कफ की प्रधानता रहती है जी। जवानी में पित्त की प्रधानता रहती है, और बुढ़ापे की तरफ जैसे व्यक्ति अग्रसर होता है उसमें वात की प्रधानता होती है। तो हमें दिन हो या आयुष्य का भाग हो, इसको वात, पित्त, कफ को ध्यान में रखकर ही करना है। जैसे कि दोपहर के समय जब पित्त की अधिकता रहती है, उस समय अगर हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट जल्दी होता है। अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग जब कफ काल या वात काल रहता है, उस समय हमारा डाइजेशन इतना स्ट्रांग नहीं रहता है। इसी तरह से हम आयुष्य में भी देख सकते हैं। पित्त का मतलब है जो भी जोश हो, एक्टिविटी हो। एक्टिविटी, एक्शन तो वात का है, लेकिन जो जोश होता है, जो हम एक जवानी में करते हैं, वो पित्त के वजह से ही करते हैं। बचपन एकदम कोमल होता है और सॉफ्ट होती है। बच्चे की स्किन देखो सॉफ्ट होती है, वो कफ प्राधान्य है, और बूढ़े की स्किन देखो किसी की तो रफ हो जाती है, क्योंकि वो वात का प्राधान्य बढ़ता है। इस तरह से अगर हम ध्यान में रखते हैं कि हमारा दिन का कौन सा काल है या आयुष्य का कौन सा काल है, उसके हिसाब से हम हमारा आहार विहार ये करते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। सर, आपने अभी जो दिनचर्या बताई, तो इंसान को किस तरह की दिनचर्या फॉलो करनी चाहिए जिस प्रकार से वो हेल्दी रह सके? बिल्कुल, जैसे अभी हमने बताया कि दिनचर्या में 3 काल होते हैं दोषों के हिसाब से, उसी समय से हमको आहार विहार करना है। सबसे पहले है कि पहले उठना जल्दी जी।
जो आजकल सबसे मतलब दिनचर्या ही हमारी शुरुआत से ही गलत हो रही है। 7 बजे 8 बजे 9 बजे मतलब सूरज उगने के बाद तो सोने का कोई मतलब ही नहीं। वी आर वेस्टिंग और नेचुरल रिसोर्सेज जी। हम जब सूरज होता है तब हम सोते हैं और रात को लाइट लगा के काम करते हैं, मतलब प्रकृति के विरुद्ध गए तो बीमारी आनी ही है। तो सबसे पहले है कि सूरज उगने के पहले ना है जो भी हमारा डेली रूटीन होता है, नित्य कर्म जिसको कहते हैं, पेट साफ हो गया, ये सब हो गया, वो करना है। उसके बाद गर्म पानी लेना। गर्म मतलब वार्म वाटर, गुनगुना पानी। गुनगुना पानी से ये होता है कि हमारा जो भी सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। हम रात भर सोए हुए हमारा सिस्टम स्लगिश हो जाता है। और जैसे बताया कि पहला काल कफ काल होता है, तो कफ का तोड़ है गुनगुना पानी। गुनगुना पानी से डाइजेशन भी ठीक रहता है। सुबह गुनगुना पानी पीना चाहिए। उसके बाद में व्यायाम करना चाहिए। आयुर्वेद में व्यायाम के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है, जो आज हम उसका महत्व मॉडर्न में भी समझ में आ रहा है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से है, तो व्यायाम करना चाहिए। आयुर्वेद में यह भी बताया गया है कि स्नेहन और स्वेदन करना चाहिए, मतलब एवरीडे हमको मसाज करनी चाहिए। और जिसके बॉडी में वात की प्राधान्यता है उनको ये बहुत जरूरी है कि एवरीडे सुबह ऑयल का मसाज करें। तिल के तेल से कर सकते हैं, पूरे बॉडी में ऑयल लगा सकते हैं। उसके बाद में स्वेदन करना होता है। आप धूप में बैठ सकते हो या गर्म पानी से स्नान कर सकते हो। इस तरह से आपको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और आहार जब भी हम खाना खाते हैं तो वो भी दोष के हिसाब से और ऋतु के हिसाब से खाना चाहिए। भूख लगने पर ही खाना चाहिए, नहीं लगे तो नहीं खाना चाहिए। मित आहार करना चाहिए, खाना कम खाना चाहिए। जितनी भूख है उससे आधा खाइए, आधे से आधा मतलब 1/4 हिस्सा पानी के लिए रखिए, 1/5 हिस्सा हवा के लिए या मोशन, ये जो फूड के है उससे प्रॉपर डाइजेशन। और जो आजकल हो गया है कि लेट नाइट लोग खाना खाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। सूर्य अस्त होने के बाद में हमको कुछ नहीं खाना है। अगर हमने नहीं खाया है और लेट घर पहुंचे, सूर्य अस्त हो गया है, कुछ खाना है, तो बिल्कुल बेसिक जैसे कोई सूप ले लिया या जो मिनिमम हो गया वो हमको खाना है। उसके अलावा रात को हैवी मील, अभी तो सारी पार्टियां सारे डिनर रात को ही होते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। सर, जैसे आपने बताया कि आयुर्वेद में दिनचर्या के साथ ऋतुचर्या का भी वर्णन किया गया है, तो ऋतुचर्या क्या है? ऋतुचर्या है कि डिफरेंट ऋतु जो मौसम होते हैं उसके हिसाब से हमें कैसे अपने आप को ढालना है। तो आयुर्वेद में 6 ऋतु बताई गई है, 2-2 महीने की एक ऋतु, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो ये ऋतु जो हमने पहले दोषों की चर्चा की थी, ये दोष का भी बढ़ना और घटना इन ऋतु के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। अच्छा। और आयुर्वेद के हिसाब से पर्टिकुलर ऋतु में एक पर्टिकुलर दोष या तो बढ़ता है या फिर उग्र होता है या फिर शमन होता है। उसके हिसाब से ही उस दोष से संबंधित जो भी बीमारियां, जो भी व्याधियां हैं, वो पर्टिकुलर ऋतु में होने की ज्यादा संभावना होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कफ दोष को ले लें। अब कफ का स्वभाव है कि हैवी होना, ठंडा होना, ये 2 मेन उसके स्वभाव है। वो कफ हैवी होता है और ठंडा होता है। इसलिए जो शिशिर ऋतु है, ठंडी की जो ऋतु है, उसमें वो बढ़ता है, लेकिन वो जमा हुआ रहता है ठंड के वजह से। जैसे आइस जम जाती है या कोई भी हमारा, जैसे हम एक घी देते हैं, तो घी वैसे तो सेमी लिक्विड होता है, लेकिन वो सर्दी में जम जाता है जी। इस तरह से कफ बढ़ता सर्दी में है, लेकिन ये जमा हुआ रहता है, इसलिए वो बाहर अपना रूप दिखा नहीं सकता। वो जमा होगा, उसका स्टोर होगा, लेकिन उसका लक्षण नहीं दिखेंगे। जैसे जैसे शिशिर ऋतु खत्म होती है, वसंत ऋतु आती है, मतलब धीरे धीरे थोड़ी गर्मी बढ़ती है। तो जो कफ जो शिशिर ऋतु में जमा हुआ था वो अब पिघल के अपना रूप दिखाता है। और कफ के जो रोग हैं, जैसे अस्थमा हो गए, खांसी हो गए, जो चेस्ट से रिलेटेड है, वो मोस्टली कफ के रोग है, वो उस समय बाहर आते हैं। और वसंत के बाद आती है ग्रीष्म ऋतु, जहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ जाती है। जो हमने देखा था कि कफ शीत होता है, ठंडा होता है। तो जो उष्ण ऋतु गर्मी की है, वसंत तो मीडियम गर्मी है, उसकी वजह से वो लिक्विफाई होता है और रुद्र रूप में आता है। लेकिन जो समर की जो गर्मी है वो बहुत हीट होती है, वो कफ को शमन कर देती है। अच्छा। मतलब शिशिर ऋतु में कफ जमा होगा, वसंत ऋतु में कफ प्रकट होगा और ग्रीष्म ऋतु में कफ शांत होगा। इसी तरह से तीनों दोष है। तो हमको वसंत ऋतु में ऐसे करना है कि जिससे कफ ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं हो।
इसी तरह से वर्षा ऋतु में पित्त एक्यूमुलेट होता है और वो शरद ऋतु में बाहर, क्योंकि पित्त मैंने बोला लिक्विड है और गर्म है, तो वर्षा ऋतु में बहुत बरसात के वजह से, पॉल्यूशन के वजह से आहार विहार प्रॉपर नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा टॉक्सिक टाइप का बोल सकते हैं, वो होने की वजह से पित्त बढ़ता है। लेकिन वर्षा ऋतु की ठंड जो रहती है उसकी वजह से वो उग्र नहीं हो पाता है, बढ़ता है। लेकिन वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु में पित्त बढ़ता है। हमको पता है शरद ऋतु में हम शरद पूर्णिमा में क्या करते हैं, खीर को चांद के नीचे रखते हैं, हाँ। नवरात्र करते हैं, मतलब पित्त को शांत करते हैं। ठंड में ज्यादा रहते हैं, रात में ज्यादा रहते हैं, अच्छा, ताकि पित्त शांत हो। तो इस तरह से बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है। तो इन दोषों के हिसाब से या फिर ऋतु के हिसाब से हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारी प्रकृति ठीक रहे? हाँ, तो जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे वसंत ऋतु में या कफ बढ़ रहा है तो वो न बढ़े, या शिशिर ऋतु में कफ संचय हो रहा है तो वो न हो गए, तो कफ दोष के ऑपोजिट चीजें आयुर्वेद में बताई गई है। तो जिस दोष का संचय का काल है उस समय उस दोष के विपरीत आहार लेना, जिससे वो दोष संचित ही नहीं हो, जमाई नहीं हुए, तो फिर आगे चल के उस दोष के व्याधि नहीं हो। सर, जैसे कि आपने बताया कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो हमारे दर्शकों के लिए क्या आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? बिल्कुल, जैसे अब हम कफ का ही एग्जाम्पल ले रहे थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने बोला है कि शिशिर ऋतु में कफ का संचय होता है और हमें उसको रोकना है। तो कफ को रोकने के लिए जो भी आहार या विहार, आहार में ऐसा है कि हमको ऐसा कोई भी कफ वाली चीज नहीं खानी चाहिए जिससे कफ बढ़ता है। हैवी खाना नहीं खाना है, ठंडी चीजों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है जी। और गर्म चीजें खाना है। जैसे कफ नहीं बढ़ना है तो सुबह एक ग्लास गुनगुना पानी, उसमें अदरक कूट के अगर हम उसको गर्म करते हैं, उसमें और भी काली मिर्ची डाल सकते हैं, लौंग डाल सकते हैं। इस तरह से अगर हम सुबह सुबह लेते हैं तो वो कफ के संचय को रोकता है। इसके अलावा आहार के अलावा विहार में भी, जैसे कफ को रोकने के लिए एक्टिविटी क्या करना है, तो जितना रिगरस एक्सरसाइज कर सकते हैं। मतलब ठंडी में जब हमारी एनर्जी भी हाई होती है, उस समय अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो कफ संचय होगा। तो जैसे ठंडी है तो हमको उस समय रिगरस एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, सुबह उठना है, रात को जल्दी सोना है। तो इस तरह से अगर हम ऋतु के हिसाब से न केवल खाना बल्कि हमारी एक्टिविटी का भी ध्यान रखेंगे तो हम हर तरह के रोग से डेफिनेटली बच सकते हैं। अभी आपने एक्सरसाइज की बात की कि हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ऋतु के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो इन एक्सरसाइज के साथ हम लोग प्राणायाम या योग भी करते हैं। तो उन प्राणायाम में जब हम हमारे विचार, हमारे आसपास होने वाली चीजें, इन सब का इंसान की जिंदगी पर, इंसान के लाइफस्टाइल पर क्या असर होता है? डेफिनेटली आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के लिए योग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। प्राणायाम, मेडिटेशन योग का ही पार्ट है। इसको भी हम जब करते हैं, जैसे प्राणायाम करते हैं तो हमारा स्ट्रेस कंट्रोल होता है, क्योंकि हम सांस पे ध्यान देते हैं जी। प्राणायाम मतलब हमारी जो लाइफ एनर्जी है जिसको हम प्राण कहते हैं, आयाम मतलब उसको कंट्रोल, तो हम पूरी लाइफ फोर्स को ब्रीदिंग के थ्रू कंट्रोल करते हैं जी। क्योंकि ब्रीदिंग और हमारी लाइफ एनर्जी ये बहुत ही डीपली कनेक्टेड है। इसी तरह से हमारा ब्रीदिंग और माइंड भी बहुत कनेक्टेड है। आपको पता है कि जब हम शांत रहते हैं तो हमारी हार्ट रेट काफी कंट्रोल में रहती है। जैसे हमको कोई डर या एंजाइटी या गुस्सा, कोई भी नेगेटिव जब हमारे में थॉट्स आते हैं तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है जी। हमारी ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाती है। तो जैसे हमारे इमोशन का हमारे ब्रीदिंग रेट पे फर्क पड़ता है, वैसे ही हम ब्रीदिंग रेट से हमारे इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं जी। हमें बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो आंख बंद करके सांस पे ध्यान रख के अगर डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। कई बार हमको एंजाइटी की वजह से ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिसको व्हाइट कॉलर हाइपरटेंशन कहते हैं। ऐसे समय भी प्राणायाम करना, मन को शांत करना, कोई म्यूजिक सुनना। मन को शांत करना मतलब सिर्फ प्राणायाम नहीं, और भी बहुत, जहाँ पे भी हमारा मन लगे, हमारा ध्यान लगे, ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो डेफिनेटली इन चीजों से फर्क पड़ता है। जैसे अभी आपने बताया कि इंसान को अंदर से शांत रहना बहुत जरूरी है, तो इंसान के ऐसे कौन से विचार होने चाहिए जिससे उसकी सेहत अच्छी रहे? बिल्कुल, हमारे जो विचार होते हैं, जो हमारा थॉट होता है, वो बहुत हमारे हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। जो भी निगेटिव थॉट्स है, सबसे बड़ा होता है ईर्ष्या, जलन किसी से। अगर हम किसी से ईर्ष्या रखेंगे तो वो
उसका तो कुछ नुकसान नहीं करेगी, वो हमारा ही नुकसान करेगी जी। तो हमको किसी से भी जेलसी या ईर्ष्या नहीं रखना है, हेल्दी कंपटीशन रखना है, बट यही देखना है कि हमारा प्रोग्रेस हुए और सबका प्रोग्रेस हो जी। इस तरह से अगर हमारा विचार रहता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा नेगेटिव और सबसे खतरनाक जो हमारा मानसिक एक रहता है क्रोध का, जी। गुस्सा। कई लोगों की बहुत रहती है कि बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो ये जितना ये तो दूसरों को भी नुकसान है और हमको तो डेफिनेटली गुस्सा करने वाले को ज्यादा सहना पड़ता है। तो इस तरह की जो भी नेगेटिव थॉट है उस पर हमको कंट्रोल करना है, खुद भी खुश रहना है, हमारे आसपास भी ऐसा माहौल रखना है कि लोग हमसे भी खुश रहे। तो डेफिनेटली ये एक बहुत पॉजिटिव है। इसमें फिर से अगर आपकी इस तरह से नेगेटिव जाने की टेंडेंसी रहती है तो प्राणायाम इसमें बहुत अच्छे से काम करता है। तो हम जितने पॉजिटिव रहते हैं उतनी हमारी लाइफस्टाइल भी सुधर जाती है। बिल्कुल, शरीर और मन दो नहीं है। तो मॉडर्न साइंस ने शरीर और मन या ईएनटी अलग, गायनेक अलग, ऑर्थो अलग, ये अलग अलग नहीं है। दिस इज वन यूनिट वर्किंग एज अ यूनिट, उसको आप अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से मन और शरीर भी अलग नहीं कर सकते। शरीर का असर मन पे, मन का असर शरीर पे डायरेक्टली होता ही है। तो अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल के इस फास्ट लाइफ में फास्ट फूड खाना ज्यादा हो जाता है, तो पाचन से रिलेटेड या एसिडिटी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो इसके बारे में आयुर्वेद में क्या बताया गया है? बिल्कुल, आयुर्वेद में इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हटके जिसे कहते हैं अग्नि, जो मॉडर्न मेडिसिन में इस तरह से नहीं मिलता है। अग्नि मतलब हमारे जो डाइजेस्टिव फायर होती है, जिसको आयुर्वेद में जठराग्नि कहा गया है। जी। मतलब अगर अग्नि आपकी अच्छी है तो आप जो भी खाते हो वो डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आपकी अग्नि बराबर नहीं है तो आप जो भी खाते हो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है और उसका आम बनता है। आम इज यू कैन टेक एज एक टॉक्सिन की तरह से हो जाता है। तो अगर प्रॉपर फूड डाइजेशन नहीं होता है तो आम होने से फिर आपको शरीर में आलस्य रहता है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, बहुत ज्यादा नींद आती है और दूसरे भी बहुत सारे रोग हैं जो सिर्फ प्रॉपर अग्नि न होने के वजह से या आम बनने से हो सकते हैं। तो इसलिए अग्नि का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर, आपने अभी बताया कि हमारी अग्नि प्रॉपर होनी चाहिए, तो अग्नि प्रॉपर रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, तो अग्नि प्रॉपर रखने के लिए सबसे पहले ये है कि बहुत ज्यादा और बार बार हमको नहीं खाना है। जैसे आपको पता है कि कोई अग्नि जल रही है, उसमें आप धीरे धीरे अगर घास डालते हो तो अग्नि प्रज्वलित होती है। लेकिन अग्नि थोड़ी सी है, उसके ऊपर एक गट्ठर अगर घास डाल दोगे तो अग्नि बुझ जाएगी। जी। तो इसी तरह से हमारे शरीर में भी अग्नि है। अगर आप उसके में एक साथ बहुत सारा खाना ठूस लिया तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और उसके टॉक्सिन ही बनेंगे। तो जैसे जितनी भूख है उसके हिसाब से ही खाना है। भूख नहीं है, नहीं खाना है। एक बार में बहुत ज्यादा पेट भर के नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है और गैप रख के खाना है। अग्नि के लिए दूसरा ये है कि फ्रिज का जो पानी, आजकल हम लोग कोल्ड ड्रिंक खाने के साथ एक बोतल पड़ी रहती है कोल्ड ड्रिंक की, वो बहुत ही गलत है। कोई भी ठंडी चीज का इस्तेमाल हम करेंगे तो सीधा वो अग्नि के विरुद्ध है, वो अग्नि को कम करेगा। इसके अलावा हमको एक्टिविटी भी करना है। अगर अग्नि किसी की कम है, प्रॉपर नहीं वर्क करती, तो उसको एक्सरसाइज करना है, उसको आतप सेवन मतलब धूप में बैठना है। अग्नि को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे हर्ब्स है, जैसे सबसे कॉमन है अदरक है। अदरक के तरीके से एक होता है चित्रक होता है जो अदरक के जैसा ही होता है। इसकी काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, इस तरह के जो हर्ब्स है ये अग्नि प्रदीप्त करते हैं, मतलब अग्नि को फिर से स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो पहली बात है कि अग्नि को कम करने वाली जो एक्टिविटी है वो नहीं करना है। और अगर किसी कारण से आपकी अग्नि मंद हो गई है तो उसको फिर से औषधि या उपचार से, खान पान से ठीक किया जा सकता है। जो अग्नि अगर स्वस्थ है तो आप भी स्वस्थ हैं। जैसे आपने अभी बताया कि अग्नि कम होने से प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो अग्नि अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसे कम करने के लिए या उसे कंट्रोल में थोड़ा लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये बहुत कम होता है, लेकिन अग्नि प्रज्वलित भी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अति हो जाता है, उसमें हम जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, बार बार भूख लगती है। जो अग्नि का कॉन्सेप्ट है इसको हम मेटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। कई बार मोस्टली मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, लेकिन कई बार मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट भी हो जाता है।
तो अगर इसको हम थायराइड की तरह से भी कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे हाइपोथायराइड मतलब अग्नि कम होना जी। हाइपोथायराइड में आपकी सारी एक्टिविटी कम हो जाती है, आपको भूख कम लगती है, आपका डाइजेशन कम होता है, वेट आपका पुट ऑन होता है, एक्टिविटी करने का मन नहीं होता है, ठंडी चीजें अच्छी नहीं लगती है अगर हाइपोथायराइड हो जाए। इसका मतलब है अग्नि कम हो गई है, क्योंकि पाचन कम है, ऊर्जा नहीं बन रही है, तो आपको ठंडी चीजें नहीं होगी, आपके शरीर को वार्म्स चाहिए। इसके अपोजिट में जो हाइपरथायराइडिज्म है उसमें क्या होता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, आपको पसीना ज्यादा आएगा, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, आपका वेट लॉस होगा। ये भी अग्नि प्रज्वलित होना भी सेम होता है, एक ही चीज नहीं है लेकिन सिमिलर है, हम को रिलेट कर सकते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा, आप बहुत पतले होंगे, आप हाइपर एक्टिविटी हो जाओगे। तो उसके लिए भी है, धीरे धीरे उसको भी शांत करने के बहुत सारे औषधि है। तो बहुत आपको एक्टिविटी नहीं करना है, टेक इट इजी लेना है, बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, मतलब उसके ऑपोजिट आपको आहार और विहार और विचार ये तीनों करने हैं, उससे अग्नि को प्रॉपर बैलेंस रखा जा सकता है। तो अग्नि का बैलेंस्ड होना मतलब इंसान हेल्दी रह सकता है। हाँ, बहुत हद तक ये सही है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अग्नि का कॉन्सेप्ट है, अगर इसको डीप में देखें तो हमारे शरीर की जो जठराग्नि है उसके अलावा ईच एंड एवरी जो हम धातु कहते हैं, जैसे आयुर्वेद में 7 धातु बताइए, 3 दोष है तो 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र जी। ये 7 धातु है जो हम जो भी खाना खाते हैं वो एक के बाद दूसरा इस तरह से चेंज होते रहता है। तो इन सभी धातुओं की भी अपनी अपनी अग्नि होती है। जैसे हमारे डाइजेस्टिव फायर को हमने जठराग्नि कहा, ये जो धातुएं होती है इनकी धातुवाग्नि होती है, वो बहुत डीप है, लेकिन वो भी कॉन्सेप्ट है कि एक एक धातु की भी अग्नि किस तरह से खराब हो सकती है, उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। मतलब अग्नि का कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में बहुत विशाल है और बहुत ब्यूटीफुल है, जो किसी भी दूसरे चिकित्सा पद्धति में इस तरह से नहीं दिखाई देता। डॉक्टर, आपने बहुत सारी बातें बताई, तो अब एपिसोड के अंत की ओर बढ़ते हुए आप इन सब बातों का कंक्लूजन हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में पूरी लाइफस्टाइल जैसे जीवन शैली के बारे में बहुत विस्तार में बताया गया है। अगर आप उनके दिनचर्या, ऋतुचर्या, खाने के बारे में जो भी बातें बताइए, अगर उनका आप पूर्ण तरह से पालन करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना है, के गर्म पानी पीना है, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से थोड़ा दूर रहना है, खाना बहुत ज्यादा नहीं खाना है, मिनिमम में जितना हमारा पेट भर जावे उतना ही खाना है, खाते समय कोल्ड ड्रिंक या इस तरह से जो पैकेट फूड रहते हैं, बाहर के जो दूषित आहार रहते हैं, उनका कम से कम जो ताजे पके हुए फ्रेश फूड और जो थोड़े सेमी लिक्विड हो, इस तरह के फूड का हमने अगर सेवन किया, शाम को बहुत ज्यादा लेट नहीं, सनसेट या कुछ उसके आसपास, उसके बाद में हमको कुछ नहीं खाना है, रात को सोने के एटलीस्ट 2 से 3 घंटे पहले हमें खाना पूरी तरह से बंद करना है, क्योंकि डाइजेशन होने के बाद में हमने जो खाना खाया है वो हमारे सोने के पहले पच जाना चाहिए, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम ऑलमोस्ट शट डाउन हो जाता है, उसमें कार्यविधि नहीं होती है और फिर वो आम बनता है। इसलिए अगर आप प्रॉपरली आयुर्वेद के बताए सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आप निश्चित ही एक सुखी और दीर्घ आयुष्य निरोगी रह सकते हैं। तो इसका पालन कीजिए और निरोगी रहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी बताई। आप यहाँ पर आए, हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मुझे इजाजत दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी क्या करे क्या ना करे के अगले एपिसोड में नए विषयों के साथ और नए सवालों के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे, टेक केयर।